नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जो बैच अपना सुबह में चल रहा है, जिसे हम जानते हैं राजनीतिक विचारक के बैच के रूप में, तो उसमें जो हमारे अब तक हम पहुंच चुके हैं वो कांट तक पहुंच चुके हैं। कांट का कुछ हमारा पार्ट था वो हम लोगों ने कल देखा था। आज हम देख लेंगे हीगल को। किसको देख लेंगे? हीगल को हम लोग देख लेंगे। तो हीगल भी ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, हीगल है। उसके बाद हम लोग टी.एच. ग्रीन देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कार्ल मार्क्स देखेंगे, उसके बाद लेनिन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक देखेंगे। ठीक है साथी? तो चलिए डाल दीजिए हीगल। हीगल, इसका जो जन्म हुआ वो 1770 ईस्वी में हुआ। और कब मृत्यु हुई? तो वो 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो कहा जाए तो इनका जीवन काल जो रहा वो 1770 ईस्वी से लेकर के 1831 ईस्वी तक रहा। साथियों, हीगल को जो जन्म हुआ, हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी। तो जर्मनी में एक स्थान पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्टुटगार्ड नामक। तो स्टुटगार्ड जो स्थान है, उस स्थान पर जर्मनी में किसका जन्म हुआ? तो हीगल का जन्म हुआ। ठीक है। एक संपन्न परिवार में हुआ, क्योंकि इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी उच्च राज्य अधिकारी थे। मतलब राज्य सरकार में क्या थे? बड़े पद पर थे। तो उच्च राज्य अधिकारी के रूप में इनके पिताजी कार्य करते थे। तो इसलिए संपन्न परिवार में इसका जन्म हुआ। किसका? हीगल का। हीगल जो था प्रारंभ काल से ही प्रतिभावान छात्र था। इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, वो कहाँ हुई? वो इसके घर पर ही हुई। हीगल के समय में दो क्रांतियां हुई। कौन कौन सी क्रांतियां हुई? एक हुई अमेरिकी क्रांति और दूसरी हुई अपनी फ्रांसीसी क्रांति। जब अमेरिकी क्रांति हुई तो हीगल छोटा था। हीगल कैसा था? हीगल छोटा था, तो उसका कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ा नहीं। हीगल जो होश में था नहीं, छोटा था, होश हवास में नहीं था। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ कुछ ऐसी बात होती है, पता ही नहीं चल पाता, निकल जाती हैं बातें। हमसे कुछ पूछो भाई, पुरानी मतलब अपने जो बचपन की बात है, हमें नहीं है पता। तो ऐसे ही हीगल जो था हीगल के बचपन के समय में एक अमेरिकी क्रांति हुई। जब हीगल होश में आया, होश हवास में आया, कुछ उम्र बढ़ी, तो उस समय कौन सी हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति से हीगल बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से हीगल क्या हुआ? बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति को हीगल ने शानदार बौद्धिक ऊष्माकाल की संज्ञा प्रदान करी। शानदार बौद्धिक ऊष्माकाल की संज्ञा किसने प्रदान करी? फ्रांसीसी क्रांति को तो हीगल ने प्रदान करी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। हीगल ने रूसों के दर्शन का अध्ययन किया। कुछ समय बाद हीगल ने क्या किया? हीगल ने रूसों के जो दर्शन थे उनका अध्ययन किया। हीगल स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात तमाम शैक्षिक विभागों में उसने कार्य किया और अपने अध्यापन का भी कार्य शुरू किया। और हीगल ने प्रारंभिक समय में अपनी एक पुस्तक लिखी, साइंस एंड लॉजिक। तो साइंस एंड लॉजिक इसने अपनी पुस्तक लिखी प्रारंभिक काल में। आगे चल कर के साथियों 1818 ईस्वी में यह बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। कौन? हीगल, 1818 ईस्वी में। और अपने जीवन के अंतिम समय पर इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर ही बना रहा। और 1831 ईस्वी में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अचानक से ही आकस्मिक मृत्यु हुई।
इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? इसका जीवन परिचय था। और सुनने का प्रयास कीजिए। हीगल का जो जन्म हुआ, हीगल का जन्म जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर? स्टुटगार्ट नामक स्थान पर। इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? उच्च राज्य अधिकारी थे, है ना, इसलिए संपन्न परिवार में इसका जन्म हुआ था। हीगल की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। यह प्रारंभ से ही प्रतिभावान छात्र था। इसने रूसों के जो दर्शन थे उनका अध्ययन कर लिया था। हीगल के समय में दो क्रांतियां हुई, एक थी अमेरिकी क्रांति, दूसरी थी फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789। ये उसके प्रारंभिक काल में हुई। और अमेरिकी क्रांति का, जब अमेरिकी क्रांति हुई तो हीगल जो था वो छोटा था, इसलिए इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, तो हीगल जो था वो समझदार था, होश हवास में था, और इसलिए फ्रांसीसी क्रांति का हीगल के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति को हीगल ने क्या कह दिया? शानदार बौद्धिक ऊष्माकाल की संज्ञा दी। किसको? फ्रांसीसी क्रांति को हीगल ने। आगे चल करके हीगल ने स्नातक की पढ़ाई करी, और स्नातक की पढ़ाई के पश्चात तमाम शैक्षिक स्थानों पर कार्य किया, शैक्षिक जगहों पर कार्य किया, और अपने अध्यापन का भी कार्य शुरू किया। और अध्यापन के कार्य करते समय प्रारंभिक समय में ही इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, जो क्या कही जाती है? साइंस एंड लॉजिक नाम से जानी जाती है। तो साइंस एंड लॉजिक नामक पुस्तक किसकी है? हीगल की है। 1818 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ, और अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी पद पर बना रहा। और आगे चलकर 1831 ईस्वी में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इतनी बात मैंने आपको बताई। ठीक साथियों, तो इतनी बात आप लोग इसे लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं हीगल की प्रमुख पुस्तकें, उसके बाद हीगल के विचार। ठीक, लिखिए। हीगल का जन्म। हीगल का जन्म हीगल का जन्म जर्मनी के स्टुटगार्ड नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ। हीगल के पिता उच्च राज्य अधिकारी थे। हीगल बचपन से ही प्रतिभावान छात्र था। इसकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। इसने प्रारंभ में ही रूसों के दर्शन का
इसने प्रारंभ में ही रूसों के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। हीगल के प्रारंभिक काल में हीगल के प्रारंभिक काल में दो क्रांतियां हुई। पहली अमेरिकी क्रांति, दूसरी फ्रांसीसी क्रांति। दूसरी कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। हीगल ने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार बौद्धिक ऊष्माकाल की संज्ञा प्रदान की। तो फ्रांसीसी क्रांति को शानदार बौद्धिक ऊष्माकाल की संज्ञा प्रदान किसने करी? तो हीगल ने करी। स्नातक की उपाधि के पश्चात स्नातक की उपाधि के पश्चात हीगल ने अनेक शैक्षिक स्थानों पर कार्य किया और अपने अध्यापन का भी कार्य शुरू किया। अपने अध्यापन का भी कार्य शुरू किया। इसने अपने प्रारंभिक काल में साइंस एंड लॉजिक नामक पुस्तक लिखी। तो प्रारंभिक काल में कौन सी पुस्तक लिखी? साइंस एंड लॉजिक नामक पुस्तक लिखी। 1818 ईस्वी में हीगल बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ और अंतिम समय तक जीवन के अंतिम समय तक इसी पद पर बना रहा। 18
1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में हीगल की मृत्यु हुई। हीगल की क्या हुई? मृत्यु हुई। ये अपना हीगल का जीवन परिचय था। अगला टॉपिक डालिए आप लोग, हीगल की प्रमुख पुस्तकें। तो हीगल ने अपने समय में कुछ पुस्तकें लिखी। चलिए, हीगल की प्रमुख पुस्तकें। हीगल की प्रमुख पुस्तकें। तो हीगल की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसे एक है फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट। लिखिए, पहली पुस्तक कौन सी है? फिलोसफी फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ राइट। ये इसकी पहली पुस्तक मानी है। दूसरी है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। फिर है साइंस एंड लॉजिक, साइंस एंड लॉजिक। एक है फेनामेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फेनामेनोलॉजी, फेनामेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो फेनामेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी हमारी हीगल की पुस्तक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये पुस्तक किसकी है? तो हीगल की है। ये जो पुस्तक है साथियों, फेनामेनोलॉजी और पुस्तक है। फेनामेनोलॉजी पुस्तक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेनामेनोलॉजी और पुस्तक है, यह राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। यह राजनीतिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य की खोज में लिखा गया ग्रंथ है। ये क्या है? यह है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य की खोज में लिखा गया ग्रंथ है। तो यह सार्वभौमिक सत्य की खोज में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा? फेनामेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ठीक साथियों, इतनी बात आपको समझ आई। एक है बेपर। बेपर ने हीगल के बारे में क्या कहा? बेपर जो है, बेपर हीगल के बारे में कहते हैं
इन्होंने कहा कि हीगल जितना बड़ा दार्शनिक विचारक था, हीगल जितना बड़ा दार्शनिक विचारक था, दुर्भाग्य से उसे समझना उतना ही कठिन था। तो बेपर ने, लिखिए, बेपर ने हीगल के बारे में कहा, क्या कहा, कि हीगल जितना बड़ा दार्शनिक विचारक था, दुर्भाग्य से उसे समझना उतना ही कठिन था, उतना ही कठिन था। तो बेपर जो है, बेपर हीगल के बारे में कहते हैं कि जो हीगल था, हीगल जितना बड़ा दार्शनिक विचारक था, उसे उतना ही समझना क्या था, कठिन था। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? जो हीगल था, हीगल जर्मनी के एकीकरण में इतना अधिक जर्मनी के एकीकरण से इतना अधिक प्रभावित था कि वह जर्मनी को ही क्या मान बैठा, जर्मनी को ही राष्ट्र राज्य, जर्मनी राष्ट्र राज्य को ही ईश्वर मान बैठा। मेरी बात समझ में आई आपको? जो हीगल था, वो हीगल जो था वो जर्मन राष्ट्र राज्य से इतना प्रभावित था कि वह जर्मन राष्ट्र राज्य को ही क्या मान बैठा, ईश्वर मान बैठा। आगे लिखिए इसमें ही, यहां लिखिए, हीगल जर्मन राष्ट्र राज्य से इतना प्रभावित था कि वह इसी को ईश्वर मान बैठा। तो जर्मन राष्ट्र राज्य से इतना प्रभावित था कि वह इसी को ईश्वर मान बैठा। हीगल के समय में मुख्य समस्या क्या थी साथियों? हीगल के समय में मुख्य समस्या यह थी कि एक सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था की स्थापना की जाए। और हीगल ने अपने जो विचार दिए वो इसी के परिप्रेक्ष्य में दिए, इसी के निमित्त इसने अपने विचार दिए। तो हीगल के समय मुख्य समस्या क्या थी? एक निरंकुश, पूर्ण निरंकुश, शक्तिशाली, यानी कि सर्वशक्तिमान और निरंकुश एक संस्था की स्थापना की जाए। लिख लीजिए, चलिए। हीगल के समय में मुख्य समस्या एक सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था की स्थापना करना था। हीगल ने अपने विचार इसी के संबंध में दिए हैं। तो हीगल के समय में क्या था, मुख्य समस्या क्या थी? एक सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था की स्थापना की जाए। और हीगल ने साथियों इसी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हीगल जो था बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। कैसा प्रसिद्ध आदमी था?
हीगल के पास बड़े बड़े राजा महाराजा क्या आते थे, अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे, और उनकी समस्याओं को जो था वो हीगल सुनता था, और उनकी समस्याओं को तार्किक रूप से उनका सॉल्यूशन देता था, तार्किक रूप से उनको सुनता था, और उनका क्या देता था, उन्हें उसका निष्कर्ष भी बताता था। यानी कि तार्किक निष्कर्ष बताने का काम जो करता था वो हीगल करता था। अब जैसे जैसे आप कभी कभी परेशान हो जाते होंगे तो आप क्या करते होंगे, बाबा जी हमारा हाथ देख लियो तो ना, जैसे कोई आप है तुम्हारे यहाँ कोई पंडित जी या फिर अगर बहन तहन जो भी है, तो जो हाथ देखते होंगे तो उनसे कहते बाबा जी जरा हाथ देखियो, बड़ी परेशानी में चल रहा है मामला हमारा तो है। तो बाबा जी हाथ देखते होंगे कि बेटा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कहता हमने बीएड कर रखा है। और क्या कर रहे हो, कि और हम ताऊ तैयारी कर रहे हैं। कै साल से, कि 2 साल से। क्या अच्छा, तो जा बेटा नौकरी लगेगी तेरी 1 साल में, हैं अगले साल तक नौकरी तेरी पक्की मास्टरी में। क्या अच्छा था, क्या अच्छा पंडित जी, कहाँ क्या एक कॉन्फिडेंस आया, उसने अपनी बुद्धि से प्रयोग, उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हारे विवेक का प्रयोग करके ही एक तार्किक निर्णय दे दिया कि हाँ बच्चा तैयारी कर रहा, हो सकता है इसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम पढ़ाई करेंगे तो आपके घर जाके। तो ऐसे ही हीगल काम करता था। उसके पास भी तमाम राजा महाराजा आते थे, तो वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे, उनकी समस्याओं को हीगल सुनता था और उनके तार्किक निष्कर्ष बताता था। बड़े प्रसन्न थे लोग हीगल से। लेकिन हीगल जो था भाई साहब, एक हीगल राष्ट्रवादी और नस्लवादी व्यक्ति था। नस्लवादी का मतलब होता है जातिवादी व्यक्ति, तो हीगल एक राष्ट्रवादी नस्लवादी व्यक्ति था। हीगल जो था, हीगल केवल जर्मन जर्मन जाति को ही क्या मानता था, सर्वशक्तिमान यानी कि सर्वश्रेष्ठ मानता था। जर्मन जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। हीगल कहता था, हीगल ने कहा कि हीगल का मानना था कि एक समय में केवल एक समय ऐसा आएगा कि एक ही जाति ईश्वर के साक्षात्कार, एक ही जाति को ईश्वर का साक्षात्कार होगा, वह है जर्मन जाति। और जर्मन जाति के लोगों को इसका क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। तो कुल मिला कहा जाए तो जर्मन जाति के लिए ही हीगल जो था वो सर्वशक्तिमान मानता था, सर्वश्रेष्ठ मानता था कि हमारे जर्मन जाति के लोग ही क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, बकाया सब मूर्ख हैं। तो हीगल के कुछ ऐसे भी विचार थे। तो हीगल राष्ट्रवादी और नस्लवादी व्यक्ति था, समझे। इसी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हिटलर थे। हिटलर को आप फांसीवादी विचारक के रूप में जानते हैं, वो भी नस्लवादी विचारक था, समझे। तो इसे रफ कीजिए जरा। चलिए साथियों, लिखें जरा, कहाँ तक पहुंच गए हम। हीगल के समय मुख्य समस्या ये थी, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो लिखें नेक्स्ट पॉइंट, बड़े बड़े में 2 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये 2 बार लिखा जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा हीगल के पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और हीगल इनकी समस्याओं को हीगल इनकी समस्याओं को सुनता था। हीगल क्या था, इनकी समस्याओं को सुनता था और
तार्किक निष्कर्ष देता था। और क्या देता था? तार्किक निष्कर्ष देता था। हीगल जो था, हीगल एक राष्ट्रवादी एवं नस्लवादी विचारक था। हीगल जो था, हीगल राष्ट्रवादी एवं नस्लवादी विचारक था। नस्लवादी का मतलब है जातिवादी, जातिवादी। ठीक, तो हीगल राष्ट्रवादी, नस्लवादी यानी जातिवादी विचारक था। यह जर्मन जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। देखिए, यह जर्मन जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। एक बात मैं आपको बताऊं साथियों, जो जातिवादी या फिर जो नस्लवादी व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रवादी स्वयं होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जाति को प्राथमिकता दे रहा है, किसी नस्ल को प्राथमिकता दे रहा है, तो वो तो राष्ट्रवादी स्वयं ही होगा। जैसे किसी ने कहा आपसे कि आप जो है उस जाति से, उस समुदाय से आते हैं, आप अपनी खोपड़ी में ईंट मार लो, तो आप तर्क वितर्क के माध्यम से नहीं सोचेंगे, तर्क वितर्क का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो क्या है, आप तो जातिवादी व्यक्ति हैं। वर्तमान स्थिति देख लो आप लोग, हर व्यक्ति अपनी जाति के ऊपर गुमान कर रहा। भैया, जाति के ऊपर उन्हें गर्व है, उन्हें देश के ऊपर गर्व ना है। उन्हें ये ना पता देश की जीडीपी कितनी है, देश कितने गड्ढे में जा रहा है, या फिर देश कितनी उन्नति कर रहा है। समझे? उन्हें ये नहीं पता देश की जीडीपी कितनी है, एनएनपी कितनी, पीपीपी कितनी है। लेकिन नहीं, उन्हें तो इतनी पता कि हम इस जाति में हमने जन्म लिया है, तो हमारी ये जाति भाई साहब महान है। भैया ऐसा है, ये जाति तुम्हें रोटी ना देगी, रोटी तुम्हें तुम्हारा हुनर देगा। समझे? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने देश पर गर्व कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे वर्तमान समय में यही तो स्थिति है, लोग आपस में जाति के ऊपर लड़ रहे हैं। बची खुची कमी सरकार कर देती है पूरी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमें अपने देश के लिए करना है। क्योंकि हम जो है, हम देश का नया भविष्य हैं, हम देश का निर्माण करेंगे, हम देश के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है। हमें आपस में हम क्यों लड़ें? लेकिन इसका जो फायदा उठाते हैं राजनेता, इसका फायदा उठा लेते हैं कि अरे ये तो आपस में लड़ रहे हो, इन्हें और लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, सवर्ण और दलित कराओ। ये चलता रहता है, ये राजनीति होती है। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। तो साथियों, शिक्षित होइए और इन सब चीजों को समझिए और संगठित होइए, उसके बाद संघर्ष कीजिए। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे तो उसके बाद हम संगठित होंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो हम संघर्ष स्वयं करने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का उन्नति जब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस समुदाय की आवाज उठाने वाला संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भैया विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है भाई? अगर विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो विपक्ष मुक्त भारत होने का मतलब है, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होता है जनता की आवाज। विपक्ष क्या होता है? जनता की आवाज। यदि मुझे कोई परेशानी है, मेरे क्षेत्र में कोई परेशानी है, तो मेरे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं या जो विधायक महोदय हैं, वो जाकर के योगी जी से या मोदी जी से बात करेंगे, यानी कि उसकी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन मैं थोड़ी ना जाऊँगा भाई, आप थोड़ी ना जाएंगे वहाँ संसद में बात करने, नहीं। तो लोग कहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत होनी चाहिए। विपक्ष मुक्त का मतलब है जनता की आवाज़ मुक्त भारत। जब जनता की आवाज़ मुक्त देश हो जाएगा तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? अब इसका मतलब यह है कि कोई भी जो सत्तारूढ़ दल है वो आपका निरंकुशता की तरह कार्य करने लगेगा, वह निरंकुश बन जाएगा। और निरंकुशता से बचाने के लिए हमें विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है मेरे साथी।
तो आप सभी ये अनुमान लगाओ, यदि विपक्ष खत्म हो जाए तो इस देश में हालत क्या हो जाएगी आम जनता की। है, अरे विपक्ष है तो इतनी बुरी हालत है, और जब विपक्ष समाप्त हो जाएगा तो हालत कैसी हो जाएगी हमारी जनता की, आप ये समझिएगा। क्योंकि विपक्ष जो होता है, विपक्ष होती जनता की आवाज। यदि इसे ही आप समाप्त कर देंगे तो जो वर्तमान सत्तारूढ़ी दल है वो क्या हो जाएगा, वह निरंकुश हो जाएगा और निरंकुशता की तरह कार्य करने लगेगा। और जनता की अब फिर लोकतंत्र गायब। लोकतंत्र में जनता का महत्व नहीं रहेगा, फिर तो दल का महत्व हो जाएगा। तो साथियों, इन सब चीज़ों को समझिए, आप लोग आगे बढ़िए, जो स्थिति है उन सब चीज़ों को समझिए, आपस में लड़िए झगड़ने नहीं, हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, हमको बातें समझनी है, कौन क्या समझ रहा है। चलिए, तो हमने कहाँ तक लिखा कि जो हीगल था वो कैसा था, राष्ट्रवादी और नस्लवादी यानी जातिवादी व्यक्ति था। वह जर्मन जाति को ही क्या मानता था, सर्वश्रेष्ठ मानता था। हीगल का मानना था, हीगल का मानना था कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब एक ही जाति को ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। वह जर्मन जाति है। तो हीगल क्या मानता था, हीगल मानता था कि एक समय ऐसा आएगा जब ईश्वर का जो साक्षात्कार है, ईश्वर के जो दर्शन हैं, वो एक ही जाति को होना है। वो कौन है, वो जर्मन जाति है। तो मैंने आपको बताया कि जो हीगल था हमारा, वो कैसा था, राष्ट्रवादी एवं नस्लवादी व्यक्ति था, और यह जर्मन जाति को क्या मानता था, सर्वश्रेष्ठ मानता था। और क्या कहता था, इन्होंने कहा कि वह भाई जर्मन जाति है जिस जाति को ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और जर्मन जाति के लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, और जर्मन जाति के लोगों को क्या करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। अब हिटलर जो था, हिटलर हीगल के इन्हीं विचारों से प्रभावित था। हिटलर जो था, हिटलर भी हीगल के इन्हीं विचारों से प्रभावित था। तो हीगल क्या था, हीगल भी इन्हीं विचारों से प्रभावित था। किसके सॉरी, हिटलर जो था वो हीगल के इन्हीं विचारों से प्रभावित था, और हीगल के आदर्शवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया इसने। हीगल के आदर्शवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया, व्यावहारिक रूप प्रदान किया।
तो हीगल के आदर्शवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाले कौन थे? तो हिटलर था। कौन था? हिटलर था। इसका दुष्परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला साथियों। इन सब चीजों का जो परिणाम हमको देखने को मिला तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला। इसका परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला। तो इसका परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला साथियों। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जो हीगल था हमारा, हीगल के बारे में और जान ले हम। हीगल जो था, हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता था। द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या आते हैं? तीन बातें आती हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद क्या होता है? वाद होता है जिसमें असत्य का मेल हो, जिसमें असत्य शामिल हो, इसे हम वाद कहते हैं। प्रतिवाद क्या होता है? प्रतिवाद वह होता है जिसमें सत्य की मात्रा ज्यादा हो, यानी सत्य शामिल हो। और जब सत्य और असत्य यानी कि वाद और प्रतिवाद आपस में संघर्ष करते हैं, तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो संवाद की उत्पत्ति होती है। और संवाद जो होता है, संवाद पूर्ण सत्य होता है। संवाद क्या होता है? पूर्ण सत्य होता है। और संवाद पूर्ण सत्य तभी तक है जब तक कि उसमें असत्य का मेल ना हो। यदि संवाद में आप असत्य मिला देंगे तो वह पुनः वाद में बदल जाता है। बात क्लियर समझ में आई? तो ऐसे जो हीगल था, हीगल भी हमारा द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता था। द्वंद्वात्मक पद्धति में तीन बातें आती हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल ने यूनानी नगर राज्य को वाद माना, और धर्म राज्य को प्रतिवाद तथा इसमें राष्ट्र राज्य को संवाद माना। तो हीगल ने किस किस को क्या माना? हीगल ने यूनानी नगर राज्य को वाद माना, धर्म राज्य को प्रतिवाद माना और राष्ट्र राज्य को क्या माना? संवाद के रूप में माना। और राष्ट्र राज्य को ही इसने पूर्ण सत्य माना। ठीक है, लिखिए, इसे रफ कर लें क्योंकि आएगा भी नहीं हमारे इसमें। चलिए साथियों, लिखें। हीगल जो था, हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता था। द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद, संवाद तथा वाद, प्रतिवाद, संवाद आते हैं। वाद क्या होता है?
यहाँ पर आप एक डायग्राम टाइप का बना लीजिए। कहाँ है हमारा ये जो बाद होता है, बाद का मतलब होता है असत्य। बाद का मतलब क्या होता है? असत्य। ये जो प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद, ये इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर सत्य की बात होगी। इसमें क्या होता है? इसमें सत्य का मेल होता है। जब ये दोनों संघर्ष करते हैं आपस में, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। वाद प्रतिवाद जब आपस में टकराते हैं, आपस में संवाद करते हैं, तो एक पूर्ण सत्य मिलता है हमको। तो क्या मिलता है? एक पूर्ण सत्य मिलता है। एक क्या मिलता है भैया? पूर्ण सत्य मिलता है। और इसी पूर्ण सत्य को हम किसके रूप में जानते हैं? संवाद के रूप में जानते हैं। बात क्लियर समझ में आई आपको? तो ऐसे ही जो हमारा हीगल था, हीगल ने क्या किया भैया? जो हीगल था, हीगल ने यूनानी नगर राज्य को, यूनानी नगर राज्य को, यूनानी नगर राज्य को वाद तथा धर्म राज्य को, तथा धर्म राज्य को प्रतिवाद और राष्ट्र राज्य को, और राष्ट्र राज्य को क्या माना? संवाद माना। संवाद के रूप में माना, के रूप में माना। और हीगल ने, लिखिए, और हीगल ने राष्ट्र राज्य को पूर्ण सत्य माना। तो इसने पूर्ण सत्य किसको माना? राष्ट्र राज्य को पूर्ण सत्य माना। इसका मतलब यह है कि पूर्ण सत्य राष्ट्र राज्य को मान रहा है, इसका मतलब राष्ट्र राज्य में संवाद है। यानी संवाद किसे कहते हैं? जो पूर्ण सत्य हो। तो पूर्ण सत्य किसमें? राष्ट्र राज्य के इसमें। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हीगल थे, हीगल ने आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र में जो स्थान ईश्वर को दिया, मेरी बात समझते रहिएगा, हीगल ने आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र में जो स्थान किसको दिया? जो स्थान ईश्वर को दिया, वही स्थान राजनीतिक क्षेत्र में किसको दिया? राज्य को दिया। आगे लिखिए, हीगल ने हीगल ने जो स्थान, हीगल ने आध्यात्मिक, यहाँ से लिखिए, आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र में जो स्थान ईश्वर को दिया, वही स्थान राजनीतिक क्षेत्र में राज्य को दिया। तो वही स्थान राजनीतिक क्षेत्र में किसको दिया? राज्य को दिया। आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र में जो स्थान हीगल ने ईश्वर को दिया, वही स्थान राजनीतिक क्षेत्र में राज्य को दिया। यानी ईश्वर के समान राज्य को मान रहे हैं। कौन भाई? हीगल। इतनी तवज्जो ए भैया, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हीगल का एक प्रसिद्ध कथन है, क्या कथन है? कथन है उनका कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। मैंने बताया ना कि ईश्वर के समान राज्य को मान रहे हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या कथन है उनका? उनका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। लिखिए यहाँ पर,
हीगल का कथन है, हीगल का कथन है, क्या कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर क्या है? शोभा यात्रा है। एक और कथन है इसका ही हीगल का कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अवतरण मतलब अवतार, ए भैया अवतार, नए से नए अवतार होते रहते हैं देश में हमारे। एक और कथन है राज्य मानवीय चेतना का क्या है? विराट रूप है। राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। तो हीगल के 3 कथन हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, दूसरा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तीसरा राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। तो इसका ये 3 कथन है। तो हीगल ने राज्य को सर्वशक्तिमान एवं मानवीय चेतना के रूप में माना। तो हीगल ने क्या माना? यहां लिखिए, हीगल ने राज्य को सर्वशक्तिमान एवं मानवीय चेतना के रूप में माना। तो हीगल ने राज्य को सर्वशक्तिमान एवं मानवीय चेतना के रूप में माना। हीगल का मानना था कि राज्य के विरुद्ध एवं राज्य के परे। तकनीकी समस्या के कारण साथियों 1 सेकंड रुकिएगा जरा। तो चलिए, मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे बता रहा था कि हीगल का मानना था कि राज्य के विरुद्ध एवं राज्य के परे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ लिखिए, हीगल का मानना था, हीगल का मानना था कि राज्य के विरुद्ध एवं राज्य के परे मतलब अलग व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। तो क्या नहीं है? हीगल का मानना था कि राज्य के विरुद्ध एवं राज्य के परे व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। हीगल ने राज्य को सहयोगी एवं उच्चतर संस्था के रूप में माना। मैंने आपको लिखवा दी कि सर्वशक्तिमान मानवीय संस्था के रूप में माना। एक व्यक्ति है सेवाइन। कौन है? सेवाइन। सेवाइन का मानना था, सेवाइन कहते हैं कि हीगल के जो राजनीतिक विचार हैं, हीगल के जो राजनीतिक विचार हैं वह 2 बिंदुओं पर टिके हुए हैं।
हीगल का राजनीतिक विचार दो बिंदुओं पर टिका है। पहला है द्वंद्वात्मक प्रणाली और दूसरा है राष्ट्र राज्य का आदर्श राज्य पर टिका हुआ है। राष्ट्र राज्य का निर्माण यानी कि राष्ट्र राज्य के आदर्श स्वरूप पर टिका हुआ है। तो लिखिए यहाँ, एक सेकंड रुकिए। चलिए इतने में आ जाएगा। लिखिए सेवाइन का कथन है क्या कथन है सेवाइन का? सेवाइन कहता है कि हीगल का राजनीतिक विचार दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। नंबर 1 द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा राष्ट्र राज्य का आदर्श स्वरूप। राष्ट्र राज्य का आदर्श स्वरूप, तो ये किसका कथन है? सेवाइन का कथन है। एक और कथन है हीगल का ही। हीगल कहते हैं कि इतिहास बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है और मूर्खों को घसीटता है। किसका कथन है? हीगल का है। हीगल का कथन, क्या कथन है हीगल का? हीगल कहता है कि इतिहास बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रशस्त मतलब दिखाता है उसे, मार्ग प्रशस्त करता है और मूर्खों को घसीटता है। मूर्खों को घसीटता है। तो ये कहने वाले कौन थे? हीगल कहने वाले थे। तो सेवाइन ने क्या कहा हीगल के बारे में? उन्होंने कहा कि हीगल के जो राजनीतिक विचार हैं वो दो बिंदुओं पर टिके हुए हैं। पहला है द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा है राष्ट्र राज्य का आदर्श स्वरूप। और आगे चलकर हीगल ने क्या विचार दिया कि इतिहास बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है और मूर्खों को घसीटता है। कहने वाले कौन थे? तो हीगल थे। ठीक साथी, इतनी बात हमारी हुई आज हीगल के जीवन परिचय पर, हीगल के कुछ विचारों पर। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें क्या कीजिए आप अपने कमरे में जो है जो चार्ट पेपर आते हैं ना, उन पर लिख करके टांग दीजिए। जैसे भी आप सोएं तो उसके बाद सोने से पहले 2 मिनट 4 मिनट उसको रिवीजन करके सों, ताकि ये जो किताब है, अगर किताब है सब कुछ याद है आपको, तो होता क्या है कि आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आपके पढ़ने के चांस हो जाएंगे पेपर में। 4 से 5 नंबर के, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके किताबों से पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट लाने का आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, और जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे उसमें अच्छे प्रश्न होंगे, अच्छे लेवल के। संभावना है कि कुछ समय में अपना डिजिटल बोर्ड पे भी क्लास होने की संभावना है, तो डिजिटल बोर्ड पे तो आप लोग किसी भी बात की दिक्कत नहीं लीजिएगा। ठीक है भैया, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।